वॉइस ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में बिहार की राजनीति पर बात करेंगे और साथ ही जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम वित्तीय सर्वे करवाएंगे, उसके बाद में क्रांति लाएंगे और उसके तहत जो है रीडिस्ट्रीब्यूट जो लोगों की संपत्ति है उसको फिर से लोगों के बीच में वितरित करेंगे। इसमें अब एक नए किरदार का आगमन हो चुका है, वो है सेम पित्रोदा। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 2 दिन बाद 26 को जो है वहां पे वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले वहां पे क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार से ये नाक का सवाल बन गया है आरजेडी के लिए और विशेष करके तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव वहां पे चुनाव प्रचार करने गए थे और वहां पर उन्होंने मंच से ये कहा कि अगर आप आरजेडी को और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो आप एनडीए प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या है। या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनिए। और साफ बात पप्पू यादव आप लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू आप लोग यादव जानते हैं कि नहीं? पप्पू आप यादव लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू यादव पिछले बार हम सब लोगों ने पप्पू यादव पप्पू यादव जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद भाजपा को भगाने का प्रयास किया। इसलिए आप सब लोगों से अपील करने आए पप्पू कि यादव बहन जो आंचल फैलाने का काम कर रही है उसको एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मतों से जिताने का काम कीजिए और इधर उधर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाना और देश को बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग हम लोग चाहते हैं, तो आप लोगों का सहयोग बना क्या कर रहा है वो एनडीए भी वोट देने का रहा आशीर्वाद बने, यही कामना के साथ और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, हिमाचल की जनता जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद पप्पू। अब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। अब इसका मतलब क्या है, इसके राजनीतिक नेतार्थ क्या है? यहां पर वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि किसी को भी वोट दे दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दो। पप्पू यादव को वोट मत दो, चाहे आप किसी को भी वोट दे दो। आप वहां पर तो भाजपा नहीं, एनडीए के प्रत्याशी जेडीयू के हैं कुशवाहा साहब, आप उनको ही वोट दे दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दो। अब पप्पू यादव की कहानी थोड़ा आप यहाँ पे सुन लीजिए। पप्पू यादव जो है पहले एक खुद का पार्टी बनाए हुए थे। पिछले विधानसभा का चुनाव उन्होंने बिहार के सभी सीटों पे लड़ा, हालांकि सब जगह उनकी जमानत जब्त हो गई, वो कुछ कर नहीं पाए। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में करवा दिया और उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस हमको जो है कम से कम लोकसभा का उम्मीदवार तो पूर्णिया से बना ही देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पूर्णिया का जो सीट है वो इंडिया अलायंस में समझौते के तहत जो है वो आरजेडी के पास चला गया और आरजेडी ने अभी जेडीयू छोड़ के ताजा आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को वहां से उम्मीदवार बना दिया। अब ये पप्पू यादव को तो नागवार गुजरा ही और कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई और पप्पू यादव काफी रोना धोना, वो सब मैं पिछले अंकों में आपको दिखा चुका हूं, वो सब कुछ किए, लेकिन आरजेडी ने नहीं मानी और अंततः जो है पप्पू यादव को निर्दलीय वहां से उम्मीदवार बनना पड़ा। अब जब कल वो तेजस्वी यादव वहां पे भाषण करने गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो वहां पे एक तो भीड़ नहीं जुट पाई,
दूसरा क्या हुआ कि उसके बाद जो है वहां पर जो भीड़ थी वो सबके सब पप्पू यादव के समर्थन में नारा लगा रहे थे। तो इससे खींच कर चिढ़ कर उन्होंने कहा कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते हो तो एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे दो। अब जब यही बात मीसा भारती से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि ये क्या बोल रहे हैं अनाप शनाप, तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इसमें गलत क्या कहा, इंडिया और एनडीए अलायंस एक ही तो है। सुन लीजिए ये भी। मिस्टर जी, एक सवाल है, पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा है साफ तौर पे कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दीजिए। आखिर क्यों डर रहे हैं इतना? किसने कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया को अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बात रही मीसा भारती के, हम उनसे इससे ज्यादा की अपेक्षा भी नहीं करते हैं। उन्होंने ठीक ही कहा। लेकिन जब वो तेजस्वी यादव पूर्णिया की सभा से लौट रहे थे तो कल रात में उनके जो काफिला था उस पर पप्पू यादव के ये इल्जाम लगाया जा रहा है आरजेडी के नेताओं द्वारा। पप्पू यादव के समर्थकों ने उस पर पत्थरबाजी की और कहा यह जा रहा है कि मनोज यादव जो कि तेजस्वी यादव के एक तरह से राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको भी चोट लगी है। तो ये तो बात रही कि वहां पर क्या क्या हुआ है। अब इसके आगे बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कल जो है छह लोकसभा, बिहार के 6 लोकसभा सीटों पर 26 तारीख को, कल नहीं 26 तारीख को चुनाव होगा। लेकिन तेजस्वी यादव का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया पर है। इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं, जैसा कि पप्पू यादव कहते हैं कि उसके 42 एमएलए और बड़े बड़े नेता जो है वो सबके सब आज के तारीख में पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं। उन्होंने तो आगे बढ़कर पप्पू यादव ये भी कहा कि पैसा वगैरह बांटा जा रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो इलेक्शन कमीशन जाने या फिर जो वहां पे अन्य प्रत्याशी वो जाने, क्योंकि किसी ने शिकायत तो की नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है दोस्तों कि आखिर पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव इतना ज्यादा क्यों है और वो क्यों हर हाल में हर कीमत पे पप्पू यादव को हराना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 22 के विधानसभा चुनाव में। बिहार के जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 22 में, उस समय पूरे बिहार में पप्पू यादव ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था और आरजेडी और विशेष करके तेजस्वी यादव को लगता है कि कहीं न कहीं इसके कारण आरजेडी का वोट हर जगह कटा, विशेष करके यदुवंशी जो यादव वोट है उसमें काफी कटौती हुई और जिसके कारण हम उतना सीट नहीं जीत पाए और सीधे सीधे कहे तो कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये दर्द जो है बहुत पुराना है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या पप्पू यादव को हरा करके आप पप्पू यादव की जो हरकतें उस पर आप रोक लगा देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि बात सिर्फ इतना ही नहीं है। लालू यादव विशेष करके नहीं चाहते हैं कि कोई भी यादव नेता बिहार में पनप सके और जो भविष्य में तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सके। इसलिए अभी से ही वो किसी भी यादव नेता को उभरने नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं कारण कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ पत्थरबाजी पूर्णिया में नहीं हुआ, शिवहर में वहां पे रितु जायसवाल जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं और वहां पे हुआ ये कि आरजेडी के ही 2 गुटों में आपस में ही वहां पे मारपीट हो गई और काफी देर तक ये मारपीट चली। अंततः वहां के स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव करके इस मामले को खत्म किया। अब पप्पू यादव का क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, निर्दलीय होते हुए भी पूर्णिया का सीट आज हॉट सीट है और पप्पू यादव जिस प्रकार से लग रहा है कि वो लीड लिए हुए हैं और ये एक दिन में नहीं हुआ है। जिस समय आरजेडी अभी बीमा भारती बने वहां पर उम्मीदवार ढूंढ रहे थे, फिर बीमा भारती को जेडीयू से आरजेडी में लाई और फिर उम्मीदवार बने। इससे कई महीने पहले से पप्पू यादव वहां पर घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। अभी वो उम्मीदवार भी नहीं बने तो उससे पहले से वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच में अपना कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे थे और साथ ही अपने को एस्टेब्लिश कर रहे थे कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं और मैं पूर्णिया के लिए काम करूंगा।
तो एक दिन में वो इतने लोकप्रिय पूर्णिया में नहीं हो गए, हालांकि वो पूर्णिया से पहले भी लड़ते रहे। इसके पीछे जो है एक सोची समझी पप्पू यादव की रणनीति है, और इस रणनीति के तहत उन्होंने अपने को वहां पे एस्टैब्लिश किया है। और जैसा जानकार बता रहे हैं कि हो सकता है वो सीट वो आसानी से निकाल भी लेंगे, लेकिन ये सब तो भविष्य के गर्भ में है। तो आज इस पर इतना ही चर्चा करते हैं। अब हम दूसरे मुद्दे पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले अंक में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें तो बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन राहुल यादव जब मैनिफेस्टो पर बात कर रहे थे हैदराबाद में, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जब भी हमारी सरकार बनेगी, तो हम यहाँ पे जातीय सर्वे करवाएंगे, कोई खराबी नहीं। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि हम वित्तीय सर्वे करवाएंगे, फाइनेंशियल सर्वे करवाएंगे और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे, जिसके तहत संस्थाओं का सर्वे किया जाएगा। यहां तक भी अगर वो बोलकर चुप रह जाते तो शायद आज इतना बवाल नहीं मचता, इतना विवाद नहीं होता। इसके आगे उन्होंने कहा कि हम तो क्रांति फिर करेंगे, और क्रांति के तहत जो सो क्या करेंगे, तो लोगों से, सारे लोगों का संपत्ति का पहले अब ये करेंगे, जांच करेंगे, और उसको जो है जांच करने के बाद जिनके पास नहीं है उनके बीच में हम उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस चीज को स्वाभाविक था कि भाजपा तो छोड़ने वाली थी नहीं, लेकिन उससे पहले आप एक बार सुन लीजिए एग्जैक्टली राहुल गांधी ने कहा क्या था, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी मेरी बात। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాగమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। अब जब ये मुद्दा सामने आया तो प्रधानमंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया। वक्तव्य कहां आप देंगे, तो भाई चुनाव का मौसम है, तो उन्होंने बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो है नकारा लोगों को, घुसपैठियों को, जो किसी काम के नहीं है, उनके बीच में, और अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बीच में हिंदुओं की संपत्ति बांटना चाहता है। स्वाभाविक इससे देश विदेश सब जगह बवाल मचा। कहा जा रहा है कि विदेश के 40 अलग अलग देशों में इस पर आर्टिकल लिखे गए। जो भी था, अगर वो लिख के खुश है तो चलिए ठीक है, लेकिन ये मुद्दा तो पूर्णतः जो है भारत का इंटरनल मामला, आंतरिक मामला है। इस पर जो है विदेशियों को इस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अभी ये विवाद थमा नहीं था और कांग्रेस जो है इसको गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा था, कांग्रेसी लोग, और कोई भी सीधा सीधा इस पर कि माने क्या वो जो राहुल गांधी कह रहे वो सही है, जो प्रधानमंत्री कह रहे वो गलत है। वो प्रधानमंत्री को तो गलत साबित करने पे तुले थे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका मतलब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो नहीं है। अभी ये सब चर्चा चल ही रहा था, तब तक में एक नए किरदार है सैम पित्रोदा। असली नाम है इनका सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, लेकिन जब आदमी अंग्रेजी सीख लेता तो सैम, कैम ये सब हो जाता है, तो वैसे इसका नाम सैम पित्रोदा हो गया। ये राहुल गांधी के सलाहकार हुआ करते थे, राजीव गांधी के सलाहकार हुआ करते थे। ये विदेशों में रहते हैं, आज के तारीख में राहुल गांधी को सलाह देने का काम करते हैं, और ये ओवरसीज कांग्रेस जो है, अर्थात जो विदेश में कांग्रेस है, उसके ये अध्यक्ष हैं। और ये जिस प्रकार के इन्होंने वक्तव्य दिया है, मैं बाद में बताऊंगा, उस वक्तव्य से लगता है कि इस चुनाव में जो मणिशंकर अय्यर की कमी थी, बड़ी कमी खल रही थी, क्योंकि 19 के चुनाव से पहले भी, 14 के चुनाव से पहले भी वो इसी तरह के नीच, तुम्हारा चाय का दुकान खुलवा दूंगा, इस तरह का वक्तव्य दिया करते थे। तो इस बार मणिशंकर अय्यर को पता नहीं कांग्रेस ने किस कमरे में बंद करके कुंडी लगा दिया है, वो सामने ही नहीं आ रहे हैं, पत्रकारों के सामने वो दर्शन ही नहीं दे रहे हैं,
और अगर दर्शन ही नहीं देंगे तो अपना वक्तव्य कैसे रखेंगे? तो सैम पित्रोदा उस कमी को पूरा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने ANI को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम इनहेरिटेंस टैक्स जिस प्रकार से अमेरिका में है, अर्थात विरासत पे टैक्स, इसको अन्य शब्दों में समझिए कि अगर आपके पिता 100 रुपया कमा के गए हैं तो स्वाभाविक है कि उनके मृत्यु के पश्चात वो 100 रुपया आपका होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, हम इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे जिस तरह से अमेरिका में लगता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पिता 100 रुपया छोड़ के गए हैं तो उसमें से 45 रुपया तो आपको मिलेगा, लेकिन 55 रुपया जो है वो सरकार के पास चला जाएगा। सुनिए सैम पित्रोदा ने क्या कहा है। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. अब जब सैम पित्रोदा ने अपने इतने ऊंचे विचार जब रखे तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो नहीं थी, और प्रतिक्रिया भी कहां से, सीधे प्रधानमंत्री के पास से आ गई कि देखो जो हम कह रहे थे हम झूठ थोड़ी ना कह रहे थे, देखो इसका खुद का कांग्रेस का सैम पित्रोदा ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। तो पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। अब जब प्रधानमंत्री इसमें उतर गए, अब कांग्रेस को लगा कि कुछ गड़बड़ हो चुका है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो उन लोगों ने क्या किया, आनंद फानंद में कहा कि हम सैम पित्रोदा के वक्तव्य से अपने को अलग करते हैं, अर्थात हम सैम पित्रोदा के जो वक्तव्य हैं, जो कमेंट हैं, उसका हम समर्थन नहीं करते। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अगर कोई कांग्रेसी किसी को गाली बक दे और इसको जब कांग्रेस को ये लगता है कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो सीधे क्या करेगी, वो कहेगी हम इस वक्तव्य से अपने को अलग करते हैं। तुम अपने वक्तव्य से क्यों अलग कर रहे हो? तुम ये क्यों नहीं कह रहे कि जो वक्तव्य देने वाला है उसको हम कांग्रेस से अलग करते हैं? ये कभी नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया श्रीनेत जो इसी तरह से जो मंडी से इस बार प्रत्याशी भाजपा की अभिनेत्री कंगना रनावत, उसके खिलाफ एकदम मैंने घटिया नीच बयान उन्होंने दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस कभी भी जो इस तरह की घटिया बातें करता है या इस तरह के उलूल जुलूल
पॉलिसी नीति को भारत में थोपने की बात करता है, उन सबसे अपने को अलग करता है। वो कभी भी उनको जो है कांग्रेस से अलग करने की बात नहीं करता। तो ये तो हुई कांग्रेस की समस्या। अब देखिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और जैसा कि आपको पता ही है कि आज जो दूसरे चरण का मतदान होगा उसका आज अंतिम दिन है। तो लोगों से अपील होगा कि भाई अधिक से अधिक संख्या में जाकर के मतदान कीजिए। आपको जिसके पक्ष में मतदान करना है, भाई ये लोकतंत्र है, आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन मतदान कीजिए। घर में सो करके दिन भर टीवी मत देखिए, उसको वैकेशन के रूप में मत लीजिए। ये छुट्टी आपको इसलिए मिलता है कि आप जाकर के मतदान करेंगे। और दूसरी चीज जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मतदान सोच समझकर कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक जो है मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, लेकिन किसी को ठेस मत पहुंचाइए।